अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में जो 27th अमेंडमेंट आई उसमें एक नया आर्मी चीफ के लिए स्पेशली आसिम मुनीर के लिए एक पोजीशन निकाली गई, चीफ ऑफ डिफेंस, और उसके अंडर में सब कुछ ही आ गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। लेकिन हुआ ये कि 27 नवंबर को आर्मी चीफ का टाइम पूरा हुआ 3 साल का, और साहिर शमशाद का जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का भी पूरा हुआ, तो वो तो रिटायर होकर चला गया। ये भाई साहब, इसका कोई समझ नहीं आ रही थी। और उसी दौरान शहबाज शरीफ 2 दिन के लिए बहरीन चला गया, कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था बहरीन में इसका, और वहाँ से पाकिस्तान आने के बजाय लंदन चला गया प्राइवेट ट्रिप पे 4 दिन के लिए। जब आपको पता है यहाँ पे पीछे एक लेजिस्लेशन अटकी हुई है और पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ लीगली नहीं है, हालत जंग चल रही है दोनों बॉर्डर पे, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये शहबाज शरीफ का पूरा प्लान था आर्मी चीफ को रगड़ा देने का, जो कि इसको बहुत भारी पड़ने वाला है। उसी दौरान नवाज शरीफ ने एक बयान दिया कि इमरान खान को जेल में रख के क्या फ़ायदा, क्योंकि असल तो गुनहगार वो हैं जो इमरान खान को लाए हैं। तो इमरान खान को लाने वाले कौन थे? आर्मी। क्योंकि इमरान खान को हमीद गुल जब आईएसआई का चीफ था तब से ग्रूम किया जा रहा था, और बाद में अहमद शुजा पाशा, बाद में फैज़ हमीद बाजवा, ये सब इमरान खान को लाने वाले थे, जिम्मेदार ये लोग थे। तो नवाज शरीफ ने कहा सज़ा उनको दो जो इमरान खान को लाए हैं, यानी वो आर्मी को रगड़ा देना चाह रहा था। उसी दौरान शहबाज शरीफ गायब हो जाता है। एक अफवाह का बाजार गर्म हो गया। किसी ने ये खबर दी कि ये लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया नया आर्मी चीफ हो गया है। मतलब जितने मुंह इतनी बातें, सारे टीवी एंकर भी पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली इतना बड़ा वैक्यूम आ गया है, कोई आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं। और इस वक्त तक, अब शहबाज शरीफ कल रात को वापस पहुंचा है, तो इस वक्त तक अभी तक कोई आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं आया कि एयर डिफेंस का नोटिफिकेशन, ये वो। एक अजीब सी केओस वाली सिचुएशन है बनाना रिपब्लिक में। अब ये अफसार आलम है, इसने कहा कि मेरी गवर्नमेंट में मौजूद 2-3 सिविलियंस से बात हुई, और वो सिविलियंस कहते हैं कि फ़ौज की तरफ से फरमाइशें बहुत आती हैं, इतनी फरमाइशें आ रही हैं कि उनको पूरा कर करके हमारी कमर टूट गई और हम अब कमर सीधी करने के काबिल नहीं रहे। अगले इलेक्शन में हम आवाम के पास क्या लेकर जाएंगे, इसलिए फ़ौज अपनी फरमाइशें कम करे, उनको कंट्रोल करे। ये अफसार आलम कहता है। तो मुबशर जैदी कहते हैं कि हुकूमत में सिविलियन हैं कहाँ, कि आपकी सिविलियन से बात हुई? कौन से सिविलियन? गवर्नमेंट तो पूरी आर्मी चला रही है। तो अजीज दोस्तों, लग ये रहा है कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो ये भाई साहब जरदारी को हटा के प्रेसिडेंट बन जाएगा और नई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाएगी, जैसे मुशर्रफ लाया था। मुशर्रफ भी टेक्निकली मार्शल लॉ नहीं लाया था, उसने अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहा था, इसने अपने पोजीशन रखी थी चीफ एग्जीक्यूटिव। क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान एक कॉरपोरेट है आर्मी के लिए, जिसको वो कॉरपोरेट के हिसाब से चलाते हैं, मालिक हैं ये लोग, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज होता है। जैसे एप्पल का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव जॉब्स था, और फिर टिम कुक है, इसी तरह गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव, माइक्रोसॉफ्ट के चेंज होते रहते हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। तो वो पाकिस्तान का भी चीफ एग्जीक्यूटिव बनने जा रहा है, ये ऑलरेडी बन चुका है इलीगली। लोग ये कुछ लोगों ने, एंकर्स ने कहा कि वो बगैर नोटिफिकेशन के आर्मी चीफ क्या करेगा क्या नहीं। अबे भाई, इनको नोटिफिकेशन की ज़रूरत होती है? इसके पास नोटिफिकेशन था कि जाके ट्रंप से मिलो, मोहम्मद बिन सलमान से मिलो, पूरी दुनिया में सारे एग्रीमेंट करो। इसके पास कौन सा नोटिफिकेशन था? एक ग्रेड 21-22 का ऑफिसर है, जिसके ऊपर डिफेंस सेक्रेटरी है, फिर डिफेंस मिनिस्टर है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये तो सबसे ऊपर है। तो ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे इसी तरह चीज़ें चलती हैं। एक नया शोशा 28th अमेंडमेंट का है। जरदारी और शहबाज शरीफ, इन दोनों को पता है कि क्या आगे होने जा रहा है।
देखें, अभी इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी सेमिनार हुआ जिसमें अपने प्योर आर्मी के जो टट्टू हैं ना, जो एंकर्स हैं या ओवरसीज से हैं, उनको उसमें ट्रेनिंग दी गई। उसमें आर्मी चीफ ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने स्पीच करते हुए कहा कि पूरा पाकिस्तान 2 आदमियों का गुलाम है, और उसमें मतलब 2 आदमियों में एक है जरदारी और एक है नवाज शरीफ। ये इसने क्लियरली कहा कि 2 आदमियों का गुलाम है, और इशारा भी दे दिया कि जरदारी और शरीफ खानदान। अब 28th अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है। 28th अमेंडमेंट में एक तो शोषा छोड़ा जा रहा है 12 सूबों का, कि 12 प्रोविंसेस होंगे, यानी सिंध को तोड़ देंगे, बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, केपी को तोड़ देंगे, पंजाब को तोड़ के, अभी पंजाब तो इनका अपना ही वो है ना, तो पंजाब को तो कुछ नुकसान नहीं होगा तोड़ने से, और शायद फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरह सिंध को तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप पीपल्स पार्टी की हेजेमनी को, ब्लैकमेलिंग को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप कराची को प्रोविंस बनाएंगे, कराची को आप कंट्रोल करेंगे, बलूचिस्तान में आज़ादी की मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोविंसेस का इस वक्त शोषा छोड़ने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में केओस। तो ये सारे हालात में जरदारी और शहबाज शरीफ को अंदाज़ा हो गया है कि हमारा टाइम पूरा होने वाला है। अगर ये 28th अमेंडमेंट पास करा देते हैं, इसका नोटिफिकेशन आसानी से जाने देते हैं, तो ये तो इनका काम पूरा हो गया, फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सारी सिचुएशन है। ऐसे में इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। ख़ास तौर पे लोग कहेंगे कि अफ़गानिस्तान से ट्रेड बंद करने से ऐसा क्या है, बहुत कुछ है। देखें, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, इसमें ये जो राइट साइड की बॉर्डर है ना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, ये बंद है ट्रेड के लिए। आप इस बॉर्डर को देखें कहाँ तक अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को एक्सपोर्ट करता था अपने फ्रूट, अपनी चीज़ें सारी से, वेजिटेबल, गंदम और 50 चीज़ें ये, और आगे इसके ज़रिए रशिया तक चीज़ें जाती थी। अब ये बॉर्डर बंद हो गया है। ऑलरेडी पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया के साथ है वो बंद है। ईरान के साथ भी इंटरनेशनल एम्बार्गो है ईरान के ऊपर, तो ईरान के साथ भी सिर्फ स्मगलिंग हो रही है। और एक बचता है चाइना का बॉर्डर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए, वहाँ भी कोई लीगल ट्रेड कम हो रही है, स्मगलिंग और ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ से चाइना माइनिंग करके, लूट मार करके पूरे पाकिस्तान से मज़े से गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते चाइना में लेके जा रहा है। तो ये नक्शे से ये साबित होता है कि पाकिस्तान में जो अफ़गान ट्रेड बंद हुई है ना, अब जैसे ये माल्टे हैं, संतरे, ऑरेंजिस, नारंगियाँ जिसको कहते हैं, ये भरे पड़े हैं पूरे पंजाब में। इतनी बड़ी प्रोडक्ट है और अब इसको कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि ये जाते थे अफ़गानिस्तान और वाया अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया। बंद। अब आपका सारा धंधा पानी चौपट। ये आलू हैं, सड़ रहे हैं। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की। फिर गंदम लेना बंद कर दिया है, गंदम सेंट्रल एशिया जाना बंद कर दिया। पाकिस्तान के पास सेंट्रल एशिया भेजने का कोई और रास्ता है नहीं सिवाय अफगानिस्तान के। दूसरा, इंडिया के साथ इतना ज़बरदस्त ट्रेड शुरू हो गया है कि इंडिया चाबहार पोर्ट के ज़रिए मज़े से बिजनेस कर रहा है, और 30 गाड़ियां अफगानिस्तान ने पकड़ी हैं, 30 ट्रक जो सामान से भरी पड़ी थी। बाहरामिचा और गर्मसर हेलमंद प्रोविंस के अंदर उनमें सामान भरा हुआ था 50 टन, जिसमें दवाइयाँ, फ्रूट, फूड आइटम्स, फैब्रिक, ऑयल और हीटर्स, सर्दियाँ हैं ना। 52 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान स्मगलिंग के ज़रिए अफ़गानिस्तान सामान भेज रहा है। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस ड्यूरेंट लाइन को
कितना बेदर्दी से यूज़ करता है और कहता है कि टेररिस्ट वहाँ से आते हैं, जबकि यहाँ से ये किस तरह सामान भेज रहा है ये एक अलग कहानी है। दवाइयों का मसला था कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल क्राइसिस आ गए क्योंकि फार्मास्यूटिकल धंधे बंद हो गए थे। तो दवाइयों के क्राइसिस को अफ़गानिस्तान में सोचा गया कि अब ये मर जाएंगे, लेकिन इंडिया ने भर भर के टनों के हिसाब से दवाइयाँ भेजी हैं। 73 टन एमरजेंसी दवाइयाँ, वैक्सीन्स और दीगर चीज़ें अफ़गानिस्तान को इंडिया ने फ़ौरन भेज दी हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है इनकी। ऐसे में एक और रिपोर्ट आई है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो 20 सबसे ज़्यादा अनडेवलप्ड एरिया है ना, उसमें एक सिंध में है, 2 केपी में है और 17 बलूचिस्तान में है, एक भी पंजाब में नहीं है। पंजाब में एक भी अनडेवलप्ड रीजन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 17 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के हैं जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं। 17 में से 15 डिस्ट्रिक्ट में वेरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। स्कूल दूर दूर हैं। 65% हाउस होल्ड मड हाउस में रहते हैं, झोंपड़ियों में। कुछ लोगों को 30 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है अगर ये बीमार हो जाएं तो। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई रोड नहीं, टोटल कच्चे रोड, झोंपड़ियों, मड वाले घर, ये बलूचिस्तान में है। 30 किलोमीटर आपको एक डॉक्टर को या स्कूल जाने के लिए 30 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब आप बताएं कि बलूचिस्तान वाले आज़ादी ना मांगे तो क्या करें। मतलब ये जो हालात हैं बलूचिस्तान के, आप बलूचिस्तान से लूट मार करके लेके जा रहे हैं। 1956 में यहाँ पे गैस निकली थी सुई के मुकाम पे, तो सुई से गैस आप पूरे पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। खाली उस अकेली गैस की रॉयल्टी का हिसाब करें ना तो बलूचिस्तान शुड बी रिचेस्ट इन फैसिलिटीज़। लेकिन पंजाब जो कि पाकिस्तान को सिर्फ खा रहा है, उसमें कोई अनडेवलप्ड एरिया नहीं, पूरा पंजाब डेवलप्ड है। ये आप बलूचिस्तान को दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं ये रॉ एजेंट हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो ये क्या करें। ये वसतुल्ला जान हैं, वसतुल्ला खान, ये बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 3 प्रोविंस हैं, 4 नहीं हैं, 3 प्रोविंस हैं और एक कॉलोनी है। उन्होंने कहा कि इंडिया एक ज़माने में ब्रिटिश कॉलोनी था, आज इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। तो बलूचिस्तान भी ब्रिटिश कॉलोनी थी। हमने तो 11 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन हमें पंजाबी फौज ने गुलाम बना दिया। तो ये है कि अब हमारे पास हमारा मसला ये है कि हम 40 डोल तो निकाल लेते हैं कुएं से, लेकिन जो उसमें कुत्ता मरा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान, जिसे हम विफाकी रियासत कहते हैं, इस वक्त 3 सूबों और एक कॉलोनी पे मुश्तमिल है और उस कॉलोनी का नाम है बलूचिस्तान। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है गुर्बत का, 17 गरीब तरीन पसमानदा तरीन शहर, 17 में से 13 शहर बलूचिस्तान के हैं। तो मैं इसे सूबा तो नहीं कहूंगा, मैं तो इसे कॉलोनी कहूंगा। जो सबसे ज्यादा रिच कुदरती तौर पे, सबसे कम पॉपुलेशन। इस गुलामी में हमारी कोई तरक्की हो नहीं सकी। तो अजीज दोस्तों, ये सारे हालात हैं और इन हालात में पाकिस्तान बलूचिस्तान से ये एक्सपेक्ट करे कि भाई ये पाकिस्तान के गुण गाएंगे, तो ये गुण कभी भी नहीं गाएंगे। आप सिविक फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, आप इंटरनेट नहीं दे रहे, आप बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहे, आप एजुकेशन हेल्थ नहीं दे रहे। आप इनका मतलब मार मार के इनको कत्ले आम कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं,
और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि भाई साहब क्यों? तो ये सिचुएशन है अजीज दोस्तों पाकिस्तान की। टेररिस्ट पाकिस्तान इस वक्त यही सब कुछ कर रहा है। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं 2025 में। प्रेसिडेंट पुतिन एक ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और वो है भारत। भारत के ऊपर कितना प्रेशर ट्रंप ने डाला था, यूरोप के लोगों ने डाला था कि रशिया से पेट्रोल बंद करो, ये करो, वो करो। इंटरपोल के अरेस्ट वारंट रशिया के लिए, पुतिन के लिए इशूड हैं, लेकिन भारत तगड़ा रहा। भारत ने कोई वो नहीं किया। खाली अक्टूबर में भारत ने $2.5 बिलियन का पेट्रोल रशिया से खरीदा है। अब पुतिन आ रहे हैं, ये बताता है कि कितना ज़रूरी है इंडिया पुतिन के लिए, रशिया के लिए, और किस तरह पूरा यूरोप और अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है ना, वो गौर से देख रहा है कि क्या होने वाला है। S-500 मिसाइल सिस्टम, जो कि मोस्ट डेवलप्ड मिसाइल सिस्टम है, वो भारत चाह रहा है कि पुतिन इस ट्रिप के दौरान भारत को वो दें। और इसके अलावा सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी भारत ने हासिल कर ली है पिछले कुछ सालों में, उस पर भी वेस्ट बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है कि अगर रशिया के, आपको पता है कि स्पेस प्रोग्राम सबसे पहले रशिया का ही कामयाब हुआ था, और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के हवाले से भी बातचीत रशिया और भारत की होगी। ये इंडिया और रशिया का जो इस बार जो पुतिन का ट्रिप है ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ये भी पॉसिबल है कि रशिया और इंडिया की नेवी मिल के काम करे, कि आपको पता है कि अरबियन सी में, इंडियन ओशियन में रशिया का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है ये भी हो जाए। खाली पेट्रोल नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होंगी। और यह है कि इससे एक क्लियर मैसेज भी ट्रंप और उसके हवारियों को चला जाएगा कि कर लो जो करना है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।